हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। हम लोगों का ये वीडियो सीरीज चल रही है यूपी कोऑपरेटिव बैंक रिक्रूटमेंट 2026 के लिए। एग्जाम डेट 20, 21, 22 जुलाई ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुकी हैं। हम लोग 45 एमसीक्यूज कर रहे हैं जो कि करंट अफेयर्स रिलेटेड है कोऑपरेटिव सब्जेक्ट के लिए। बाकी भी आपके जो यूपी कोऑपरेटिव की जो जनरल अवेयरनेस वगैरह है उस हर पॉइंट के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। अब तक हम लोग इसके 2 वीडियोस कर चुके हैं, ये थर्ड और कंक्लूडिंग पार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 45 तक हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है हमारा, ड्यूरिंग द सेलिब्रेशंस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन कंप्लीटिंग 5 years इन जुलाई 2026 विच वीक लॉन्ग इवेंट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड अक्रॉस द कंट्री। ये मैंने करंट अफेयर्स में भी आप लोगों को बताया है कि अभी जुलाई 2026 में 5 साल पूरे हुए हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन के लिए। तो उन्होंने इस पूरा वीक से पूरे वीक को सेलिब्रेट करा है। ऑप्शन ए सहकार उत्सव सप्ताह, ऑप्शन बी सहकारिता उत्सव सप्ताह, ऑप्शन सी कोऑपरेटिव डेवलपमेंट वीक, ऑप्शन डी विकसित भारत वीक, ऑप्शन ई पैक्स कंप्यूटराइजेशन वीक। अब ये देखो, पैक्स कंप्यूटराइजेशन से तो कुछ लेना देना ही नहीं है। पैक्स कंप्यूटराइजेशन वीक तो तब मनाएंगे जब पैक्स का कंप्यूटराइजेशन हो जाएगा या फिर कोई वीकली ऐसा डेडिकेटेड टारगेट आएगा। उसका मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन के 5 साल पूरे होने से तो डायरेक्टली कुछ लेना देना नहीं है ना। इट इज वन ऑफ द टास्क टू बी डन बाय द मिनिस्ट्री बट इज नॉट द ओनली टास्क। विकसित भारत वीक, अभी तो भारत विकसित ही नहीं हुआ है, अभी तो हम लोग विकसित भारत की तरफ चल रहे हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। दैट मीन्स सहकार उत्सव सप्ताह, सहकारिता उत्सव सप्ताह और कोऑपरेटिव डेवलपमेंट वीक, इन्हीं तीनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री इज ऑर्गेनाइजिंग सहकारिता उत्सव सप्ताह कोऑपरेटिव फेस्टिवल वीक। ठीक है, हिंदी में सहकारिता उत्सव सप्ताह, तो सहकार उत्सव नहीं है, सहकारिता है। दूसरा, इंग्लिश में कोऑपरेटिव फेस्टिवल वीक, तो कोऑपरेटिव डेवलपमेंट नहीं है, कोऑपरेटिव फेस्टिवल वीक मनाया जा रहा है जुलाई 2026 में। तो जो फर्स्ट वीक है जुलाई 2026 का, ये उसकी बात हो रही है। As per recent updates shared by ministry, approximately how many new multi-purpose packs, dairies, fisheries cooperatives have been registered nationwide in the recent phase? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन ने एक डेटा रिलीज करा, उन्होंने अपडेट दी। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ सालों में, बेसिकली पिछले 5 सालों की ही बात हो रही है ना, इंडिया में कितने नए मल्टीपर्पज पैक्स, डेयरी या फिर फिशरीज कॉपरेटिव रजिस्टर हुई हैं। 15,000 बिल्कुल भी नहीं, 25,000 बिल्कुल भी नहीं, 75,000 बिल्कुल भी नहीं, 50,000 बिल्कुल भी नहीं। करेक्ट आंसर इज, उन्होंने बोला कि ओवर 32,000। एग्जैक्ट फिगर इसमें नहीं लिखी है बट इट इज 32,000 समथिंग। तो इट इज ओवर 32,000 जो है हमारी नई मल्टीपर्पज पैक्स प्लस डेयरीज कॉपरेटिव प्लस फिशरीज कॉपरेटिव रजिस्टर हुई हैं। Recent updates mention that over 32,000 new multipurpose packs, dairy and fisheries cooperative have been registered nationwide. अगला सवाल, अमित शाह जी ने नाफेड को और एनसीसीएफ को उन्होंने बोला है कि प्रोक्योर करनी है पल्सेस और ऑयलसीड डायरेक्टली फ्रॉम फार्मर्स। ठीक है, पहली चीज तो यही कि नाफेड और एनसीसीएफ को क्या प्रोक्योर करना है, पल्सेस और ऑयलसीड प्रोक्योर करनी है। कहां से करनी है? डायरेक्टली फार्मर से करनी है। ये बात कब बोली गई, कौन से इवेंट में बोली गई? क्या ये बात मंथन बैठक के अंदर बोली गई? बिल्कुल भी नहीं। क्या ये बात भारत टैक्सी लॉन्च पे बोली गई? भारत टैक्सी से तो कुछ लेना देना ही नहीं है। फर्स्ट पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन कमीटिंग में बोली गई? वहां पर भी नहीं बोली गई। रीजनल वर्कशॉप हुई थी रायपुर में, वहां बोली गई? वहां भी नहीं बोली गई। ये बात बोली गई जब नाफेक्स.इन पोर्टल लॉन्च किया गया था 23 जून 2026 को। जब नाफेक्स.इन पोर्टल लॉन्च किया गया 23 जून 2026 को, तो वहां पे जब मतलब स्पीच देते हुए जैसे वो बोलते हैं ना, कुछ एडवाइस किया जाता है, क्योंकि मिनिस्ट्री में या फिर किसी इवेंट में सिर्फ इतना नहीं है कि आया रिबन काटे चले गए, फिर आया बटन दबा के पोर्टल लॉन्च करो और चले गए। फिर वहां पे और भी कुछ डेवलपमेंटल बातें होती है। वहां ये बात बोली गई नाफेड को भी एनसीसीएफ को भी कि पल्सेस और ऑयल सीड डायरेक्टली फार्मर से ही प्रोक्योर करना है, सो दैट मिडिल मैन बीच में से हट जाए और फार्मर्स की इनकम इंप्रूव हो जाए। ड्यूरिंग द लॉन्च ऑफ नाफेक्स.इन ऑन 23 जून 2026, श्री अमित शाह डायरेक्टेड NAFED and NCCF to procure pulses and oilseeds directly from farmers. अगला सवाल, RBI has designated a nodal officer for regular interaction with which of the following? RBI ने एक नोडल ऑफिसर बनाया है, तो जो भी इंटरेक्शन के इश्यूज है या इंटरेक्शन होना है ना बैंकों का, वो उनके थ्रू होगा। अब पूछा है किन के लिए बनाया है, क्या वो पैक्स के लिए बनाया है? पैक्स का कुछ लेना देना नहीं आरबीआई से। यूसीबीस के लिए,
यूसीबीज का रेगुलेशन प्लस सुपरविजन दोनों आरबीआई के पास है, तो ये हो सकता है। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स ओनली, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जो होते हैं उनका रेगुलेशन आरबीआई के पास में होता है, सुपरविजन नहीं होता, हम कई बार पढ़ चुके हैं। और क्योंकि ओनली लिखा है तो अब ये चीज वैसे ही खत्म हो गई। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज बिल्कुल भी नहीं, इसका तो कुछ भी लेना देना नहीं है आरबीआई से। नाबार्ड, नाबार्ड एक ऑल इंडिया फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है जो कि आरबीआई के रेगुलेशन सुपरविजन के अंडर आता है। आरबीआई रेगुलेट्स नाबार्ड ऑल्सो, आरबीआई सुपरवाइजेज नाबार्ड ऑल्सो। वैसे नाबार्ड अपना इंडिपेंडेंटली काम करता है, बट फिर भी रेगुलेशन और सुपरविजन उसका आरबीआई के पास है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। आरबीआई ने एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट करा है यूसीबीज के साथ रेगुलर इंटरेक्शंस के लिए। अगले सवाल पर चलते हैं। अच्छा, इसकी एक्सप्लेनेशन, आरबीआई हैज डेजिग्नेटेड अ नोडल ऑफिसर फॉर रेगुलर इंटरेक्शन एंड कोऑर्डिनेशन विद यूसीबीज। आप लोग मुझे इस नोडल ऑफिसर का नाम सर्च करके बताएंगे। पिछले नोडल ऑफिसर का नाम था श्रीमती सेंटा जॉय, श्रीमती सेंटा जॉय, लिख देता हूं, SCENTAJOY। ये आरबीआई में सीजीएम थी, डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन में। इनकी मैंने क्योंकि न्यूज पहले पढ़ी हुई थी, अभी रिसेंटली मेरे को न्यूज ध्यान नहीं आ रही है कि इसमें किन का नाम था, तो नाम आप लोग मुझे सर्च करके बताएंगे। क्वेश्चन 35, अंडर नेशनल कॉर्पोरेशन पॉलिसी 2025 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की फोकस एरिया फॉर ग्रेटर पार्टिसिपेशन। तो किसको हमने ग्रेटर पार्टिसिपेशन के लिए की फोकस एरिया बनाया? ओनली लार्ज फार्मर्स, अगर हम लोग सिर्फ बड़े फार्मर्स को रखेंगे तो हमारा पार्टिसिपेशन वैसे ही कम हो जाएगा। वुमेन, यूथ एंड स्मॉल फार्मर्स, इन्हें अगर हम इंक्लूड करेंगे तो सोचो लोग बढ़ेंगे, पार्टिसिपेशन का बढ़ेगा कि कितने ज्यादा लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ओनली अर्बन पॉपुलेशन, अगर ऐसा कर दिया तो रूरल पॉपुलेशन तो पार्ट ही नहीं बन पाएगी, तो ये हमारा फोकस एरिया नहीं रहेगा। अर्बन पॉपुलेशन भी करो बट ओनली की वजह से ये नहीं हो सकता। ओनली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कोऑपरेटिव्स, अगेन जब ओनली आ गया तो आप तो ऑलरेडी लिमिट कर दे रहे हो। ओनली डेयरी कोऑपरेटिव्स, इसके अंदर भी आपने लिमिट कर दिया, तो ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी बचता है, वुमेन, यूथ एंड स्मॉल फार्मर्स। उन्हें अगर हम लोग इंक्लूड करते हैं तो हमारा पार्टिसिपेशन और ज्यादा बढ़ जाएगा। द नेशनल कॉर्पोरेशन पॉलिसी 2025 emphasizes greater participation of women, youth and small farmers in the cooperative movement. अगला क्वेश्चन, मॉडल कोऑपरेटिव विलेजेस हर डिस्ट्रिक्ट में बनाई जा रही है और वो इनिशिएटिव है, कौन सी पॉलिसी का इनिशिएटिव है? मॉडल कोऑपरेटिव विलेज, ये मैंने रिसेंटली आपको करंट अफेयर्स में भी कराया है कि इंडिया की पहली मॉडल कोऑपरेटिव विलेज कौन सी है। उड़ीसा में है। विलेज का नाम और डिस्ट्रिक्ट आप मुझे आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे। करंट अफेयर्स में मैंने कराया, आई थिंक जून के 3rd या 4th वीक के करंट अफेयर्स में होगा ये। ऑप्शन ए, नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी, बिल्कुल नहीं। नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी आपके एग्रीकल्चर पे, क्रॉप्स पे, उन चीजों पे ध्यान देती है। विलेज के इस तरह के कोऑपरेटिव विलेज से तो कुछ मतलब ही नहीं है। डबलिंग फार्मर्स इनकम, फार्मर्स इनकम का भी कोऑपरेटिव विलेज से कुछ लेना देना नहीं है। पीएम गति शक्ति, पीएम गति शक्ति आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट है जो आई थिंक 24 या 25 वाले बजट में बताया गया था, उससे भी लेना नहीं। आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत एक बहुत ब्रॉड विजन है, उसका भी कुछ लेना देना नहीं है इसमें। बची आखिरी नेशनल कॉर्पोरेशन पॉलिसी, ये ही इसका लेना देना है। जब बाकी चार ऑप्शन नहीं है और ये ऑप्शन बचा है तो यही लेना देना है, और डायरेक्टली रिलेटेड भी है कि नेशनल कॉर्पोरेशन पॉलिसी के अंदर ही हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक मॉडल कोऑपरेटिव विलेज बनाई जाएगी। The initiative to develop model cooperative village in every district is a part of the National Cooperation Policy 2025। अब आप ये देखिए हमने नेशनल कॉर्पोरेशन पॉलिसी के कितने सारे पॉइंट्स विद द टाइम अपने एमसीक्यूज के थ्रू कवर करने की कोशिश करी है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कौन सा हमारा मॉडल कोऑपरेटिव विलेज बना है इंडिया का, वो बताएंगे। हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। Strengthening of ERP based management system and cyber security in cooperative was emphasized during which meeting? कौन सी मीटिंग के अंदर ये बात बोली गई थी कि ERP बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम होगा, ERP एंटरप्राइज वाइड मैनेजमेंट होता है रिस्क का, फिर साइबर सिक्योरिटी को भी स्ट्रेंथन करना है। ये बात किस मीटिंग के अंदर बोली गई? क्या ये बात मंथन बैठक के अंदर बोली गई? बिल्कुल बोली गई थी। मंथन बैठक का जब मैंने पढ़ा था इसके बारे में, वहां पर ये चीज थी। दूसरा, रीजनल मीटिंग ऑफ नेशनल लेवल पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन कमेटी जून, इसके अंदर भी बोला गया है, क्योंकि दोनों को जब मैं आप लोगों के लिए करंट अफेयर बना रहा था मैंने दोनों टाइम पर इस चीज को पढ़ा था। रीजनल वर्कशॉप एट रायपुर, इसमें नहीं है।
ओनली ड्यूरिंग नाफेक्स डॉट इन, इसके अंदर भी नहीं है। ये बात बोली गई है बोथ ए एंड बी में। स्ट्रेंथनिंग ऑफ ईआरपी बेस्ड सिस्टम एंड साइबर सिक्योरिटी वाज डिस्कस्ड बोथ इन मंथन बैठक जो कि फरवरी 2026 में हुई थी, और फर्स्ट पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन कमेटी मीटिंग जो कि जून 2026 में हुई थी। अगले सवाल पर चलते हैं। UCB that meet certain eligibility criteria and have maintained minimum deposits for the last 2 years can now be included in which schedule of the RBI Act? ये यूसीबीज के लिए हो गया। यूसीबीज को देखो हमने थ्योरी में कवर नहीं करा है, हम एमसीक्यूज में ही उनके डेवलपमेंट्स को कवर कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ मैंने आपको कुछ कुछ चीजें बताई थी यूसीबीज के बारे में, जैसे उनका 4 ईयर का क्लासिफिकेशन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनकी अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन जो दूसरी चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके लिए एक फोरम आपको बताया था टैफ कप नाम का, ये टैफ कप का फोरम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये एक और चीज है, आरबीआई ने कुछ दिनों पहले, आई थिंक साल भर होने को आ गया है, आरबीआई ने एक एक सर्कुलर निकाला था, उसके अंदर बोला था कि अब जो यूसीबीज हैं उन्हें कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया, उन्हें कुछ मिनिमम डिपॉजिट कंडीशन दी गई पिछले 2 सालों के लिए। वो जो है वो शेड्यूल एक्ट में आ सकते हैं, मतलब आरबीआई का शेड्यूल बैंक बन सकते हैं। आरबीआई के जो भी शेड्यूल बैंक होते हैं वो आरबीआई के सेकेंड शेड्यूल के अंदर लिस्टेड होते हैं। तो जब भी पूछा जाए आर कि बैंक आरबीआई के कौन से शेड्यूल में है या कौन से शेड्यूल में जा सकते हैं, तो इट इज ऑलवेज सेकंड शेड्यूल। मोस्ट ऑफ द बैंक जो है इंडिया में वो हमारे शेड्यूल्ड बैंक्स कहलाते हैं, ज्यादातर बैंक जितने भी बड़े बैंक है। बट जब हम कोऑपरेटिव बैंक्स के अंदर आते हैं ना, कोऑपरेटिव बैंक सारे के सारे शेड्यूल्ड नहीं है, थोड़े से ही हैं शेड्यूल्ड बैंक्स, बाकी नॉन शेड्यूल्ड होते हैं। शेड्यूल्ड बैंक्स में कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं और कुछ रेस्ट्रिक्शंस या फिर रूल्स स्ट्रांग हो जाते हैं, बहुत स्ट्रिंजेंट हो जाते हैं। अगले सवाल पर चलते हैं, पहले इसकी एक्सप्लेनेशन देख लो। एलिजिबल यूसीबीज कैन नाउ बी इंक्लूडेड इन सेकंड शेड्यूल ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934 एंड गेट शेड्यूल्ड स्टेटस। ड्यूरिंग सेवा पर्व इन अक्टूबर 2025 मिनिस्ट्री अचीव्ड अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन बाय इनेबलिंग पैक्स इन हाउ मेनी पैक्स, ठीक है, फार एक्सीडिंग द टारगेट। अब ऐसा किसके अंदर हुआ था, बहुत सारे पैक्स के अंदर टारगेट से ज्यादा हो गया था। जो तो मतलब सेवा पर्व मनाया गया था अक्टूबर 25 में। सबसे पहली चीज तो यही कि सेवा पर्व कब मनाया गया था, अक्टूबर 2025 में बनाया गया था। कमेंट बॉक्स में आप लोग मेरे को उसकी डेट्स बताएंगे, सेवा पर्व की डेट्स आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मिनिस्ट्री अचीव्ड अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन बाय इनेबलिंग ई पैक्स, ठीक है, ई पैक्स किया गया है इन हाउ मेनी पैक्स, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एक्सप्लेनेशन, ड्यूरिंग सेवा पर्व इन अक्टूबर 2025 ई पैक्स वर इनेबल्ड इन 17,168 पैक्स। इनिशियली टारगेट था हमारा 10,000 पैक्स का, सो ऑप्शन बी वाज द इनिशियल टारगेट। इनिशियल टारगेट कितना था, इनिशियल टारगेट था 10,000 पैक्स को ई पैक्स में कन्वर्ट करना है, या फिर उन्हें ई पैक्स उसमें इनेबल करना है। बट एक्चुअली में ये हम लोगों ने करा 17,168 पैक्स में। इसको ओवर 17,000 भी बोला जा सकता है, आपके ऑप्शंस में इस तरह से भी आ सकता है कि ओवर 17,000, ठीक। तो क्वेश्चन 39 का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसकी डेट या फिर वीक क्या रहा है। अगला सवाल देखते हैं। Which of the following best describe the overall approach being followed for implementation of the national cooperative policy? नेशनल कॉपरेशन पॉलिसी के लिए एक ओवरऑल अप्रोच बताई गई है कि कौन सा इनमें से बेस्ट ओवरऑल अप्रोच बताता है। स्टेट स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि नेशनल लेवल पर है तो किसी स्टेट की तो उसमें बात नहीं हो रही, इसलिए हम उसको स्टेट स्पेसिफिक नहीं बोल सकते। आरबीआई लेड अप्रोच ओनली बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आरबीआई सिर्फ कोऑपरेटिव बैंक्स की बात करता है, बाकी किसी कोऑपरेटिव की बात नहीं करता। हम जब नेशनल कॉपरेशन पॉलिसी की बात कर रहे हैं तो उसमें कोऑपरेटिव बैंक्स एक पॉइंट है, बाकी सारी कोऑपरेटिव्स भी है ना, इसमें एग्रीकल्चर की भी है, फिशरीज की भी है, मैरीन प्रोडक्ट्स की भी है, या सीड्स की भी है, फर्टिलाइजर्स की भी, ये सारा कॉपरेशन सेक्टर आ जाता है। नाबार्ड लेड अप्रोच ओनली ये भी बिल्कुल नहीं है, नाबार्ड उसमें हेल्प करेगा बट नाबार्ड लेड ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि पॉलिसी आपकी मिनिस्ट्री लेवल पर बन रही है। प्राइवेट सेक्टर लेड अप्रोच, कोऑपरेटिव सेक्टर का प्राइवेट सेक्टर से कुछ लेना देना ही नहीं होता। कोऑपरेटिव सेक्टर अलग होता है, प्राइवेट सेक्टर अलग होता है, पब्लिक सेक्टर अलग होता है, और गवर्नमेंट सेक्टर अलग होता है, सारे अलग अलग सेक्टर्स हैं। होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच ये है, क्योंकि मिनिस्ट्री ने पॉलिसी बनाई है तो इसमें होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच है। होल ऑफ गवर्नमेंट से मतलब है कि सारा गवर्नमेंट सेक्टर इसमें मिलके काम करेगा, एज इन मल्टीपल मिनिस्ट्रीज के साथ में कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ भी कोऑर्डिनेशन होगा, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के साथ भी होगा, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के साथ भी होगा, मीटी के साथ भी होगा, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस के साथ भी होगा। तो ये हमारा नेशनल कॉपरेशन पॉलिसी
होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच पे काम कर रही है। The implementation of the National Cooperation Policy 2025 follows a whole of government approach involving the center, states, cooperative institution and all stakeholders। ठीक है, स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? स्टेक होल्डर्स हम लोग होते हैं जो कोऑपरेटिव को यूज कर रहे हैं या उसके मेंबर्स हैं या जो कोऑपरेटिव से अफेक्ट हो रहे हैं। क्वेश्चन है हमारा, which of the following is a key strategy under national cooperation policy to make primary agriculture societies more viable and sustainable। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिएगा। हम पैक्स को ज्यादा वायबल और सस्टेनेबल बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, और ये बात बोली गई है नेशनल कॉपरेशन पॉलिसी के अंदर। ठीक है, नेशनल कॉपरेशन पॉलिसी 2025 में। पहला, कन्वर्टिंग ऑल पैक्स इनटू अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि पैक्स आपके रूरल एरियाज के लिए हैं और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स आपके अर्बन एरियाज के लिए हैं। दूसरा, मर्जिंग ऑल पैक्स विद कॉमर्शियल बैंक्स। ये भी नहीं हो सकता क्योंकि पैक्स ऐसी ऐसी जगहों पे प्रेजेंट है जहां पे कोई भी आसपास कॉमर्शियल बैंक की ब्रांच अवेलेबल ही नहीं है। और फिर अगर कॉमर्शियल बैंक के साथ मर्ज कर दिया तो कोऑपरेटिव का तो कॉन्सेप्ट ही इसमें खत्म हो जाएगा। तीसरा, रेस्ट्रिक्टिंग पैक्स टू ओनली क्रेडिट फंक्शन। तो ये तो अभी सिर्फ क्रेडिट फंक्शन पे ऑलरेडी है, तो उसे रेस्ट्रिक्ट करने से उन्हें हम ज्यादा वायबल और सस्टेनेबल कैसे बनाएंगे, जबकि हम करंट अफेयर्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इनके बारे में। दूसरे जैसे ये पेट्रोल डीजल के रिटेल आउटलेट्स बन जाएंगे या फिर जो कॉमन सर्विसेज सेंटर है उनकी फंक्शनिंग्स यहाँ पर होने लग जाएंगी। तो रेस्ट्रिक्ट करना तो कुछ ऑप्शन ही नहीं है जब इससे बेटर डेवलपमेंट हो रहा है। प्राइवेटाइजिंग लॉस मेकिंग पैक्स। पैक्स को आप प्राइवेटाइज नहीं कर सकते क्योंकि ये कॉर्पोरेशन मॉडल पर है, इसमें मेंबर्स होते हैं और मेंबर्स के अलग अलग शेयर होल्डिंग होती है, तो इसको प्राइवेटाइज करना एक तो इजी काम नहीं है। दूसरा, अगर आपने प्राइवेटाइज इसे कर भी दिया तो ये रूरल एरियाज में उतना सस्टेन नहीं कर पाएंगे क्योंकि कोई भी प्राइवेट एंटिटी सिर्फ अपना प्रॉफिट बनाएगी, डेवलपमेंट उसके लिए सेकेंडरी है। ऑप्शन ई, डेवलपिंग पैक्स एज अ मल्टीपर्पज सर्विस सेंटर। ऑप्शन ई इसके लिए बिल्कुल सही है क्योंकि ऑप्शन ए टू डी तो हम लोगों ने हटा दिए और ये ऑलरेडी हम लोग कर रहे हैं कि पैक्स को मल्टीपर्पज सर्विस सेंटर क्यों बनाया जा रहा है, सो दैट दे कैन बी मोर वायबल एंड मोर सस्टेनेबल। करेक्ट आंसर ई। एक्सप्लेनेशन क्या हो जाएगी, अ मेजर स्ट्रेटेजी अंडर नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी 2025 is to develop PACS as multi-purpose service centers to enhance their viability and expand services beyond credit। भाई आप दूसरे दूसरे काम करोगे तो आपके पास एक तो इनकम जनरेटिंग एवेन्यूज बढ़ेंगे, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर वे में यूज हो पाएगा और आपका इंफ्रास्ट्रक्चर फर्दर और डेवलप होगा। तो बियॉन्ड क्रेडिट आप कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करोगे ताकि आप सस्टेनेबल भी रहो और वायबल भी रहो। ये बात बोली गई है नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी 2025 में। An MOU was signed between Ministry of Cooperation, MITI, NABARD, CSC e-governance services to enable PACS to function as। तो ये मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी का पार्ट बन गया क्या कि मीटी का, नाबार्ड का, सीएससी ई गवर्नेंस का और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन का एक एमओयू साइन हुआ था। वो किस चीज के लिए हुआ था पीछे भी हम लोगों ने पढ़ा है, करंट अफेयर्स में भी पढ़ा है। कॉमन सर्विस सेंटर्स के लिए, जैसे आपका आधार अपडेट हो रहा है या इस तरह की जो भी सर्विसेज होती है ना, ये आपकी कॉमन सर्विस सेंटर्स के थ्रू होता है। और ये कॉमन सर्विस सेंटर्स आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के अंदर, और उसके लिए जो उसका जो बॉडी है उसके लिए वो है सीएससी ई गवर्नेंस बॉडीज। कॉमन सर्विसेज सेंटर्स, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। The MOU enables PACS to function as CSCs and offer 300 e-services, जैसे बैंकिंग दे रहे हैं, इंश्योरेंस दे रहे हैं, आधार रिलेटेड दे रहे हैं, पैन रिलेटेड दे रहे हैं, टिकटिंग रिलेटेड दे रहे हैं। टिकटिंग आपकी फ्लाइट टिकट करानी है, ट्रेन टिकट्स करानी है, तो ये सारा काम पैक्स के थ्रू हो सकता है। तो इससे क्या होगा, रूरल एरियाज में वो इन सब चीजों के थ्रू फाइनेंशियल इंक्लूजन का भी पार्ट बनेंगे और वहां पे जो इलेक्ट्रॉनिक्स या इंटरनेट है ना, कि वो डिजिटली उससे भी कनेक्ट हो पाएंगे। 43, which initiatives give priority to PACS for allotment of retail petrol and diesel outlets। अब ये कौन सा इनिशिएटिव, ये हम लोग ऑलरेडी पीछे पढ़ चुके हैं। हमने ऑलरेडी पीछे पढ़ा था CC2, कंबाइंड कैटेगरी 2 अंडर रिटेल आउटलेट पॉलिसी, किसके साथ हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस प्लस मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन, दोनों ने मिलाकर। पीएम किसान योजना तो देखो है ही नहीं, ये तो 2000 रुपए हर क्वार्टर देती, सॉरी हर 4 महीने में जाते हैं, यहाँ पे साल के 6000 रुपए जाते हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान, मैंने आपको बोला कि बहुत बड़ा ब्रॉड विजन है, उसका ये पार्ट नहीं है कोऑपरेटिव सेक्टर। व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0, ये सिर्फ और सिर्फ डेयरी और मिल्क से रिलेटेड है और हम पीछे पढ़ चुके हैं कि ये सर्कुलर इकोनॉमी बनाएगा डेयरी की। और नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ई नाम, ये तो एक तरह से एक इलेक्ट्रॉनिक मंडी का काम करती है, तो इसका भी पैक्स से कुछ लेना देना नहीं है। तो पैक्स को रिटेल पेट्रोल एंड डीजल आउटलेट बनाया जा रहा है CC2 कैटेगरी अंडर रिटेल आउटलेट पॉलिसी।
और ये पैक्स को मल्टीपर्पज पैक्स बनाने के लिए किया जा रहा है। जैसे एक तो हमने अभी पीछे पढ़ा था सीएससी बनाने का, दूसरा हम लोगों ने ये पढ़ लिया। अगले सवाल पर चलते हैं। अच्छा, एक्सप्लेनेशन। पैक्स हैव बीन इंक्लूडेड इन CC2 फॉर प्रायोरिटी अलॉटमेंट ऑफ रिटेल पेट्रोल एंड डीजल आउटलेट्स टू इंप्रूव देयर इनकम एंड सस्टेनेबिलिटी। क्वेश्चन 44। Under the strategy to develop modern cooperative villages, पैक्स आर एक्सपेक्टेड टू प्ले अ मेजर रोल इन। अब पैक्स यहाँ पे किस चीज में रोल प्ले करेंगे जब हमें मॉडल कोऑपरेटिव विलेज बनाना है? मैंने आप लोगों को पीछे भी बोला था ना कि आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इंडिया की पहली मॉडल कोऑपरेटिव विलेज कौन सी है। अगर नहीं बताया तो मैं फिर आप लोगों को बोल रहा हूँ, कमेंट करिए उस चीज के लिए। ऑप्शन ए, ओनली प्रोवाइडिंग शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन्स। देखो, शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन्स तो दिए जाएंगे, बट ओनली लगने की वजह से ना वहां पे चीजें लिमिट हो जाती हैं। और ज्यादातर चीजों में जब हम अपने एमसीक्यूज करते हैं तो उसमें लिमिट सिर्फ और सिर्फ वहां पर रहेगी जहां पे एक्चुअली में लिमिट लगाई गई है, अदरवाइज नहीं। ऑप्शन बी, डिलीवरिंग मल्टीपल सर्विसेज सच एज बैंकिंग, इनपुट्स, मार्केटिंग, ई सर्विसेज एट विलेज लेवल। देखो, ये तो हो सकता है क्योंकि इन्हें ऑलरेडी मल्टीपर्पज पैक्स बनाया जा रहा है। हर गांव में या फिर किसी भी गांव में अगर एक ऐसा पैक है जो मल्टीपल काम कर रहा है, आपको बैंकिंग सर्विसेज भी दे रहा है, इनपुट्स भी दे रहा है जैसे सीड्स वगैरह के, मार्केटिंग भी कर रहा है आप लोगों के लिए, ई सर्विसेज भी आपको प्रोवाइड कर रहा है, तो फिर ये एक बेटर चीज है ना कि वो पैक अच्छे से उस पर्टिकुलर विलेज को डेवलप करने का काम कर रहा है। एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ओनली, अगेन फिर ओनली आ गया, मतलब ये आपका मार्केटिंग का काम तो कर ही रहा है, बट सिर्फ मार्केटिंग तो नहीं कर रहा है ना। अर्बन हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, अर्बन हाउसिंग प्रोजेक्ट अगर करेगा तो उसका विलेज से क्या ही लेना देना, अर्बन तो फिर सिटी आ गया। और रेगुलेटिंग कोऑपरेटिव इलेक्शंस, इसके लिए ऑलरेडी एक बॉडी बनाई गई है। तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी बचता है हमारे पास। आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। अंडर मॉडल कोऑपरेटिव विलेज इनिशिएटिव्स, पैक्स आर एनविजन्ड एज वन स्टॉप सेंटर। ठीक है, और ये मल्टीपल सर्विसेज देंगे, क्रेडिट भी देंगे, इनपुट्स भी देंगे, जैसे डीजल और पेट्रोल एक इनपुट हो गया, आपको फार्म मशीनरी के लिए डीजल चाहिए होता है, मार्केटिंग भी देंगे, स्टोरेज फैसिलिटी भी देंगे, और डिजिटल सर्विसेज भी देंगे एट द विलेज लेवल। क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटराइजेशन ऑफ पैक्स एंड इनेबलिंग देम एज ई पैक्स इज प्राइमरली एम्ड एट। हम पैक्स का कंप्यूटराइजेशन कर रहे हैं और उन्हें ई पैक्स का नाम दिया जा रहा है, तो उसका एम क्या है, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? नंबर वन, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पैक्स स्टाफ। बिल्कुल नहीं। रिक्रूटमेंट का या मैन पावर का इस चीज से कोई रिलेशन नहीं है कि उसको हम डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं या फिर हम उनका कंप्यूटराइजेशन कर रहे हैं। नंबर टू, रिड्यूसिंग द रोल ऑफ नाबार्ड। बिल्कुल नहीं, नाबार्ड का रोल सिर्फ और सिर्फ सुपरविजन का है, रीफाइनेंस का है, उसका कंप्यूटराइजेशन से रोल कम या ज्यादा होने का लेना देना नहीं है। नंबर सी, इंप्रूविंग ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी, सर्विस डिलीवरी, डेटा ड्रिवन गवर्नेंस। ये हो सकता है, क्यों? क्योंकि जब कंप्यूटराइजेशन करेंगे तो चीजें ट्रांसपेरेंट हो जाएंगी क्योंकि प्रॉपर रिकॉर्ड्स उसके रहेंगे डिजिटल फॉर्म में, एफिशिएंसी बढ़ेगी, सर्विस डिलीवरी अच्छी होगी और डेटा ड्रिवन गवर्नेंस भी बढ़ेगी। तो ऑप्शन सी तो बिल्कुल हो सकता है। कन्वर्टिंग पैक्स इनटू प्राइवेट कंपनीज, ये तो है ही नहीं। अगेन, ना तो हम किसी कंडीशन में पैक्स को प्राइवेटाइज कर रहे हैं, ना ही हम उन्हें कॉमर्शियल बैंक्स में मर्ज कर रहे हैं, ये तो कभी नहीं होगा। ऑप्शन ई, एलिमिनेटिंग द नीड फॉर फिजिकल ब्रांचेस। फिजिकल ब्रांचेस से भी इस चीज का कुछ लेना देना नहीं है क्योंकि ब्रांचेस के अंदर कंप्यूटर्स लगेंगे। तो क्या बचा? सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सी बचा। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, कंप्यूटराइजेशन एंड ई पैक्स aim to bring transparency, efficiency, faster service delivery and enabling real-time monitoring and data-driven governance making in the cooperative sector। इसके साथ हमारे 45 MCQs पैक्स के कंप्लीट होते हैं। तो इसके साथ हमारा थर्ड पार्ट इन 45 MCQs का कंप्लीट होता है। अब तक हम लोग अप्रोक्सीमेटली 110 के, रफली 110 के आसपास हम लोगों ने स्टैटिक के MCQs किए हैं, 45 हम लोगों ने करंट अफेयर बेस्ड MCQs किए हैं। टोटल 150 से ज्यादा MCQs मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर चुका हूं इस वीडियो के एंड होने पर। पीडीएफ फर्स्ट पार्ट की मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूं जिसमें हमने स्टैटिक वाले करे थे, ये हमारे करंट अफेयर्स वाले। अब मैं इसकी भी तीनों पार्ट की पीडीएफ कंबाइन करके आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। अगेन, ये मेरा टेलीग्राम का ग्रुप है यूपी कोऑपरेटिव बैंक का। अब इसके बाद जो भी कोई रिक्रूटमेंट आता है यूपी रिलेटेड जो भी कोई रिक्रूटमेंट आएगा जिसकी हम लोग तैयारी करेंगे वो इसी ग्रुप में होगा। इस ग्रुप का अगर नाम चेंज करना हुआ तो मैं नाम चेंज कर दूंगा, बट लिंक यही रहेगा, यूपी CBL 2026। इसको हम लोग ग्रुप को एज इट इज रखेंगे, ग्रुप का नाम इस पर्टिकुलर एग्जाम के कंप्लीट होने के बाद हम ग्रुप का नाम चेंज करके यूपी के एग्जाम की सारी तैयारी हम लोग इसी ग्रुप में करेंगे, और ये ग्रुप यूपी के सभी एग्जाम्स के लिए डेडिकेटेड रहेगा। इसमें यूपी PCS नहीं कराऊंगा, ये मत बोलना कि सर PCS लेवल का भी इसमें करा दो।
जो आपका पीईटी लेवल होता है, जो भी कुछ होता है यूपी का, बाकी सारे एग्जाम यहीं पर होंगे। ये आप में से जो भी बच्चे बाकी बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, ये मेरा ग्रुप है बैंक प्रेप विद विशवाइज, इसे आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। यूपी सीबीएल का जब इंटरव्यू का टाइम आएगा, तब इंटरव्यू के लिए ये ग्रुप ऑलरेडी एक बना हुआ है मेरा, आईबीपीएस इंटरव्यूज। इस ग्रुप के अंदर हम लोग इंटरव्यू की तैयारी करेंगे। ये ग्रुप्स आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, अगर अब अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है तो। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई इशू है, कोई डाउट है, आप लोग टेलीग्राम पे या फिर यूट्यूब पे कमेंट के थ्रू मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।